Diabetes insipidus. Diabetes mellitus, sorry. Diabetes mellitus. Today's topic is diabetes mellitus. In endocrine, next topic is diabetes mellitus. Diabetes mellitus बेसिक फंडा क्या है? जैसे कि जो भी हम फूड लेते हैं तो उसमें रहता है ग्लूकोज, तो वो क्या रहता है इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करके क्या सिक्रीट करता है इंक्रीटीन, इंक्रीटीन्स, ओके। एंड इंक्रीटीन्स किस के ऊपर वर्क करेगा? बीटा पैनक्रेटिक सेल्स के ऊपर, एंड वो क्या करेगा इंसुलिन सिक्रीट करेगा। एंड इंसुलिन अल्टीमेटली कहाँ पे काम करेगा? हमारे पेरिफेरल टिश्यूज पे, जिसमें काम करके ये क्या करेगा ग्लूकोज अपटेक को क्या करेगा बढ़ाएगा, ग्लूकोज अपटेक को बढ़ाएगा। बट मान लीजिए यहाँ पे आइदर बीटा सेल्स काम न करे या बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो या इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो, तो इन दोनों की वजह से क्या होगा? हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? डायबिटीज मेलाइटस। इसको हम क्या बोलते हैं? इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, ओके। देन आपको दो चीजें बताई अभी कि बीटा सेल्स आइदर क्या हो डिस्ट्रॉय हो या हमारा क्या रहे इंसुलिन रेजिस्टेंस रहे, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं टाइप 1 एंड टाइप 2। इसको हम क्या बोलते हैं? टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 2 में क्या, टाइप 1 में क्या मिलता है हमारे को? बीटा सेल्स, बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय, जहां पे 90% डिस्ट्रॉय मिलता है, बीटा सेल्स डिस्ट्रक्शन मिलता है। यहाँ पे क्या मिलेगा? इंसुलिन रेजिस्टेंस। यहाँ पे क्या मिलेगा हमारे को? इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो अब आपको पता है बीटा सेल्स अगर डिस्ट्रॉय हैं तो वहां पे क्या होगा? सेकेंड पॉइंट, वहां पे इंसुलिनीमिया मींस इंसुलिन लेवल नहीं मिलेगा ब्लड में। ये इंसुलिनीमिया, एंड यहाँ पे इंसुलिन रेजिस्टेंस है मींस ब्लड के अंदर तो इंसुलिन है ही है, तो वहां पे क्या मिलेगा? हाइपर, हाइपर इंसुलिनीमिया, ओके। देन थर्ड पॉइंट, तो इस बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि इसको टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस है या टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस है, ऑन द बेसिस ऑफ द ब्लड इंसुलिन लेवल, ओके। सेकेंड पॉइंट, ये कौन से एज ग्रुप में देखने को मिलता है? मेनली लेस देन 40 एंड ये ग्रेटर देन 40 एज ग्रुप में देखने को मिलेगा। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या है? एचएलए मीडिएटेड होता है टाइप 1, एचएलए मीडिएटेड। एचएलए मीडिएट में भी हमारे को पता होना चाहिए कौन कौन से, वो है हमारे पास में DR3 एंड DR4। यहां से हमारा एमसीक्यू बनता ही बनता है कि टाइप 1 कौन सा टाइप हमारा एचएलए मीडिएटेड है। देन देन टाइप 2, type 2 is associated with the strong family history, associated with the strong family history, plus plus plus. Then fifth point, यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन क्या बनेगा? डी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। यहाँ पे क्या बनेगा हमारा? हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोटिक कॉमा, नॉन कीटोटिक कॉमा, ओके, हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोटिक कॉमा। देन सिक्स पॉइंट, ये सारे डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है टाइप 1 एंड टाइप 2 के। यहाँ पे कौन पेशेंट कैसा होता है? यहाँ पे मेनली होता है थिन। यहाँ पे मेनली कैसा होता है? यहाँ पे मेनली पेशेंट रहते हैं थिन पेशेंट। बट टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस हैव पेशेंट हैव ओबेस, ओबेस with with
hypertension and dyslipidemia, hypertension and dyslipidemia. Then next, maturity onset diabetes in youngs. Maturity onset uh, diabetes in youngs means मोदी. तो मोदी से कई बार क्वेश्चंस आते हैं, MODY, मोदी. मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज इन यंग. तो बाई यंग आपको पता है ये कौन से एज ग्रुप में हम मिलेंगे, 10 to 25 ईयर एज ग्रुप. एंड यही एज ग्रुप हमारे को पता होनी चाहिए, 10 to 25 ईयर एज ग्रुप की डायबिटीज से रिलेटेड अगर हम चीज सोचें तो वो हमारे को मेनली क्या माइंड में आता है कि ये मेनली ग्रेटर देन 40 ईयर एज ग्रुप में होगा. बट एमसीक्यूज में आपको फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन यही मिलेगा, बट ऑप्शन होगा डी, 10 to 25 ईयर एज ग्रुप. ओके. देन ये होते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस. एंड पेशेंट्स आर थिन पेशेंट आर दी थिन पेशेंट. ये इनमें कॉम्प्लिकेशन कौन सा नहीं मिलेगा, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कॉम्प्लिकेशन नहीं मिलेगा, DKA इज एब्सेंट. देन सेकंड चीज यहाँ पे क्या होगा, ये रेस्पॉन्सिव होते हैं हमारे किसके लिए, ओरल डायबिटिक ड्रग्स के साथ में ये रेस्पॉन्सिव मिलते हैं. ये सारी चीजें हमारे को अपने एमसीक्यूज में देखने को नहीं मिलेगी. मेन इसमें रहता है एमसीक्यू, वो है इसका एज ग्रुप, देन ऑटोसोमल डोमिनेंट, देन थिन पेशेंट एंड डीके इज एब्सेंट. नेक्स्ट डायग्नोसिस ऑफ द डायबिटीज मेलाइटस केसेस. डायग्नोसिस ऑफ द डायबिटीज पेशेंट किस तरीके से डायग्नोसिस करेंगे. फर्स्ट हम क्या करते हैं, साइन एंड सिम्टम ऑफ द डायबिटीज. साइन एंड सिम्टम ऑफ द डायबिटीज. फर्स्ट साइन सारी चीजें होती हैं इसमें क्या होती हैं, पॉलीयूरिया. देन सेकंड सिम्टम इज पॉलीफेजिया. देन थर्ड सिम्टम इज पॉलीडिप्सिया. ओके. ये तीन सिम्टम अगर पेशेंट देता है तो हम क्या कराएंगे, और साथ में प्लस मेनली क्या कराएगा, वेट लॉस. क्या लेके आएगा, वेट लॉस. प्लस अब हम ब्लड इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे, आरबीएस. रैंडम ब्लड शुगर लेवल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 200 mg/dl प्लस फास्टिंग ब्लड शुगर FBS greater than equal to 126 mg/dl with oral GTT glucose tolerance test. Oral glucose tolerance test means OGTT means कि हम पेशेंट को क्या करेंगे, 75 ग्राम जो हमारा ग्लूकोज का डब्बा आता है उसको हम मिक्स करके दे देंगे और वो पीने को बोलेंगे एट ए ग्लास. देन आफ्टर 2 आवर्स हम क्या करेंगे उसका BS मींस ब्लड शुगर लेवल चेक करेंगे. तो वो कितना से ज्यादा रहना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 200 फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द डायबिटीज. एंड ultimate test is HbA1c. And HbA1c value is greater than or equal to 6.5 and HbA1c represented by the in a percentage. Okay, what is HbA1c? Just a second. मॉनिटरिंग बेसिस पे हम देखते हैं. मॉनिटरिंग कैसे हो सकती है, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म. देखिए मॉनिटरिंग तो HbA1c अगर सब फर्स्ट वन की बात करें, HbA1c तो HbA1c में हमारे को पता है यहाँ पे दो ग्लोब्यूल्स होते हैं. फर्स्ट वन इज द ग्लूकोज एंड सेकंड वन इज द ग्लोबिन.
ये कंबाइंड होते हैं। हमारे को पता है कि ग्लोबिन ग्लोबिन की लाइफ लाइफ स्पान कितने दिन की रहती है, 90 डेज की। तो यहाँ पे कंट्रोल ओवर दी 90 डेज एंड कंट्रोल ओवर दी 90 डेज है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग या लॉन्ग टर्म। एंड ये गुड कंट्रोल किसको बोला जाता है, इससे हमारा एमसीक्यू बनता है, गुड कंट्रोल बोला जाता है लेस देन 7%, लेस देन 7%। एंड सेकेंड, fructose amine acid, second test is fructose amine acid, fructose amine acid। अब सिंपल फंडा याद रखें, HbA1c में क्या फंडा था, ग्लूकोज कंबाइंड विद दी ग्लोबिन एंड ग्लोबिन, यू नो ग्लोबिन लाइफ स्पान इज 90 डेज एंड फ्रक्टोज एमाइन बाय नेम हमारे को समझ में आ रहा है क्या, फ्रक्टोज कंबाइंड विद दी एल्ब्यूमिन, fructose combined with albumin and we know albumin lifespan is 14 days and albumin alive for 14 days, so uh, या कंट्रोल ओवर दी 14 डेज, कंट्रोल ओवर 14 डेज। तो कहां पे 90 डेज और कहां पे हमारे 14 डेज, यहाँ पे 14 डेज है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म कंट्रोल को कौन शो करेगा, फ्रक्टोज अमाइन एसे, एंड लॉन्ग टर्म को कौन शो करता है, HbA1c। ठीक है, तो ये हमारे को प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे को इंपॉर्टेंट है हमारे एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, देन हम बात करते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस से सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो इसकी रेंज है, कि हमारे को पता होना चाहिए डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की आरबीएस की वैल्यू क्या है, रैंडम ब्लड शुगर की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 250 mg/dl, 250 mg/dl। अगर बात करें डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की, तो हमारे को किसकी बात करनी जरूरी है, कीटोन बॉडीज की, कीटोन बॉडीज की। एंड यू नो कीटोन बॉडीज मे बी प्रेजेंटेड इन द ब्लड एंड मे बी प्रेजेंट इन टू द यूरिन आल्सो। एंड ब्लड में अगर प्रेजेंट है तो इसको हम क्या बोलेंगे, कीटोनीमिया, एंड यूरिन में प्रेजेंट है तो हम इसको क्या बोलेंगे, कीटोन यूरिया। एंड व्हाट इज द more important or reliable test for the ketone bodies, one is ketonemia। तो रिलायबल टेस्ट, हमारे को क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रिलायबल टेस्ट कौन सा है, तो रिलायबल टेस्ट हमारे को पता होना चाहिए कीटोनीमिया। एंड अब आप कहेंगे कि यूरिन के लिए क्या है, तो यूरिन इज मींस कीटोन यूरिया आर दी बेड साइड टेस्ट। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से कौन सा बेड साइड टेस्ट है, तो हमारे को पता होना चाहिए बेड साइड टेस्ट। ओके, यहाँ पे फर्स्ट जो पीएच मिलती है वहां पे क्या मिलेगा हमारे को, बाय नेम हमारे को एसिडोसिस पता है, तो हमारे को यहाँ पे क्या मिलेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्लिनिकल फीचर्स वाइज बात की जाए तो यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स हमारे को क्या मिलेगा, वही सिस्टमिक फीचर्स, नोजिया, वोमिटिंग, नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन, प्लस माइनस क्या, प्लस माइनस टेंडरनेस, मतलब एब्डोमिनल पेन विद टेंडरनेस और विदाउट टेंडरनेस प्रेजेंट हो सकता है। ओके, देन सेकंड, यहाँ पे साइन जो मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, इंक्रीज द रेस्पिरेटरी रेट, इंक्रीज द हार्ट रेट, एच आर एंड आर आर। देन यहाँ पे हाइपोटेंशन मिलेगा, मींस हाइपोटेंशन। एंड यहाँ पे क्या मिलेगा, शैलो ब्रीथिंग, शैलो ब्रीथिंग। ओके, अब
यहाँ पे एक क्लिनिकल फीचर्स है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी मैं बताता हूँ। यहाँ पे जो डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन, अब टीकेआई के अंदर जो डिहाइड्रेशन प्रेजेंट मिलता है वो इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, बिकॉज ये अदर डिहाइड्रेशन से किस तरीके से डिफरेंशिएट होता है। नॉर्मली भी तो हमारे को डिहाइड्रेशन हो सकता है ना, कि अगर बहुत ज्यादा समर है एंड हमने वाटर इंटेक नहीं किया है तो भी डिहाइड्रेशन डेवलप हो सकता है। तो उसको किस तरीके से पेशेंट में डिफरेंशिएट करें कि वो डीके का पेशेंट है, कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का ये सिम्टम दे रहा है डिहाइड्रेशन। जैसे यहाँ पे जो डिहाइड्रेशन डेवलप होता है, तो हम यहाँ पे पेशेंट को क्या होगा, एक या दो बार वोमिटिंग होने के बाद में ही इतना ज्यादा डिहाइड्रेशन डेवलप हो जाएगा कि वो कोरिलेट नहीं करेगा कि हाँ, मतलब जितना आउटपुट नहीं हो रहा है उतना ज्यादा उसको वीकनेस एंड डिहाइड्रेशन डेवलप हो चुका है ना। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है कि एक या दो वोमिटिंग में ही सीवियर डिहाइड्रेशन डेवलप हो जाती है। एंड अगर ये सीवियर डिहाइड्रेशन डेवलप होती है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ये डीकेए का डिहाइड्रेशन है। ओके, इसी तरीके से अगर हम टाइप 2 की कॉम्प्लिकेशन की बात करें, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस की, यहाँ पर हाइपर ऑस्मोलर नॉन केटोटिक कोमा जो अपना कॉम्प्लिकेशन है, तो इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या पता होना चाहिए, आरबीएस वैल्यू, रैंडम ब्लड शुगर वैल्यू इज, रैंडम ब्लड शुगर वैल्यू इज 600 टू 1000। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे को पता होनी चाहिए रेंज, क्योंकि सबसे पहला एमसीक्यू ये बनता है कि आरबीएस वैल्यू बताइए किसके अंदर, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर और नॉन कीटोटिक कोमा के अंदर। ओके, तो बाय नेम हमारे को पता चल रहा है कि यहाँ पे कीटोन बॉडीज एब्सेंट, कीटोन बॉडीज आर एब्सेंट। देन यहाँ पे क्या मिलेगा हमारे को, हाइपर ऑस्मोलर मींस दी इंक्रीज दी सीरम ऑस्मोलरिटी, इंक्रीज दी सीरम ऑस्मोलरिटी। सबसे इंपॉर्टेंट साइन क्या पता होना चाहिए नॉन कीटोटिक कोमा का, अल्टर्ड सेंसोरियम, अल्टर्ड सेंसोरियम। देन इसको ट्रीटमेंट क्या रहेगा, टीटी, टीटी इज आईवी फ्लूइड, आईवी फ्लूइड एंड इंसुलिन, एंड इंसुलिन इंजेक्शन दे दो, सिंपल फंडा। अदर कॉम्प्लिकेशन अदर देन दिस बात करें तो डायबिटिक न्यूरोपैथी, न्यूरोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी की अगर बात करते हैं तो हमारे को पता होना चाहिए कि यहाँ पे किस तरीके की न्यूरोपैथी डेवलप होती है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं पॉली न्यूरोपैथी, पॉली न्यूरोपैथी, पॉली न्यूरोपैथी में एक लाइन से ही सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, और वो लाइन अपने को पता होनी चाहिए क्या, डिस्टल सिमेट्रिकल, डिस्टल सिमेट्रिकल सेंसरी, सेंसरी न्यूरोपैथी डेवलप होती है। अपने को पता होना चाहिए डिस्टल सिमेट्रिकल सेंसरी न्यूरोपैथी डेवलप होती है डायबिटीज के अंदर, डिस्टल के अंदर डेवलप होती है। इसीलिए यहाँ पे कौन से साइन देखने को मिलते हैं हमारे को, ग्लव एंड स्टोकी साइन, ग्लव एंड स्टोकी साइन। और सिमेट्रिकल में, सिमेट्रिकल वाइज एंड सेंसरी वाइज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर पूछा जाता है डायबिटिक न्यूरोपैथी का सबसे फर्स्ट सेंसेशन कौन सा लॉस्ट होता है, तो फर्स्ट और सेंसेशन कौन सा लॉस्ट होता है, तो वो है वाइब्रेशन। एंड वाइब्रेशन की कई बार ऑप्शंस में ना रेंज दी हुई होती है, तो हमारी रेंज अपने को पता होनी चाहिए। यहाँ पे 120 हर्ट्ज, सॉरी 128 हर्ट्ज, 128 हर्ट्ज। देन मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द न्यूरोपैथी अगर पूछा जाता है तो वो है डिस्टल सिमेट्रिकल सेंसरी टाइप। तो मोस्ट कॉमन टाइप भी आपको पता होना चाहिए। तो मैंने जैसे कहा था
कि आपको एक लाइन से ही सारी चीजें पता रहेगी। अगर पॉलीन्यूरोपैथी डेवलप हो रही है तो अपने को पहले इसमें क्या डेवलप होगा, पैरेस्थीसिया, देन पैरेस्थीसिया मींस द टिंगलिंग एंड नमनेस, देन लेटर ऑन पेशेंट में क्या डेवलप हो जाएगा, एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया। अब हम इंडिविजुअल की बात करेंगे। इंडिविजुअल के अंदर हम बात करें तो मोनोन्यूरोपैथीज, सेकंड टाइप मोनोन्यूरोपैथी की अगर बात करें, मोनोन्यूरोपैथी एक ही क्वेश्चन बनता है, और वो क्वेश्चन क्या बनता है, मोस्ट कॉमन क्रेनियल नर्व, मोस्ट कॉमन क्रेनियल नर्व नर्व इन्वॉल्व इन द डायबिटीज मेलाइटस पेशेंट, कौन सी वो है, थर्ड क्रेनियल नर्व। तो हमारे को आंसर पता होनी चाहिए कि कौन सी, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे को याद ही रखनी है इसके अंदर, और कोई भी वो नहीं है, ठीक है। अगर वहां पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारे को चलना होता है तो हमारे को ऑप्शन में ना थर्ड क्रेनियल नर्व की जगह सिम्टम लिखा हुआ मिलेगा, थर्ड क्रेनियल नर्व से जो डेवलप होता है वो क्या रहता है, पिपिलरी स्पैरिंग। ओके, देन मोनो की बात हो चुकी है, पॉली की बात हो गई है, बची कौन सी बात, एएनएस की, मींस ऑटोनोमिक की बात कर लेते हैं। ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी की अगर बात करें तो किसी भी पेशेंट के अगर हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप होता है तो हाइपोग्लाइसीमिया में पेशेंट का क्या होगा, एएनएस सिस्टम एक्टिवेट होगा। एएनएस सिस्टम एक्टिवेट होने से क्या होगा, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होने से क्या डेवलप होगा हमारा, increase the sweating and increase the heart rate, increase the heart rate। तो ये तो अपने को सबको पता है, बट यहाँ पे क्या हो जाता है, ये इसके लिए एलओसी हो जाती है। एलओसी मींस दी, एलओसी मींस दी लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस, एंड अल्टीमेटली क्या डेवलप करेगा, क्योंकि ये सारी क्या नहीं कर पा रहे, एएनएस सिस्टम वर्क नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे क्या डेवलप हो जाएगा, अल्टीमेटली पेशेंट को सीजर्स डेवलप होंगे। अल्टीमेटली पेशेंट को क्या डेवलप होंगे, सीजर्स डेवलप होंगे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस। मींस अगर किसी पेशेंट को हम डायबिटीज के लिए ट्रीट कर रहे हैं और इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, तो उसके बाद में क्या डेवलप हो जाता है, उसके बाद में डेवलप हो जाता है डिक्रीज ग्लूकोज लेवल, एंड डिक्रीज ग्लूकोज लेवल अल्टीमेटली ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की वजह से क्या डेवलप कर देगा, पेशेंट में सीजर्स डेवलप कर देगा, क्योंकि पेशेंट को खुद को वहां पे कोई भी सिम्टम्स नहीं प्रेजेंट हो पाएगा। इसीलिए इसको एक वर्ड बोला जाता है, और वो वर्ड क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस, हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस। ओके, देन बात करते हैं हम हाइपोग्लाइसीमिया की। तो हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर एक ट्रायंगल अपने को पता होना चाहिए। हाइपोग्लाइसीमिया में एक ट्रायंगल है कि साइन एंड सिम्टम ऑफ द डायबिटीज मेलाइटस प्लस डॉक्यूमेंटेड हाइपोग्लाइसीमिया प्लस थर्ड रिवर्सल ऑफ द सिम्टम, reversal of the symptom on the correction। मींस अगर किसी पेशेंट को हम बोल देते हैं कि डायबिटीज के साइन आए, फिर बाद में डॉक्यूमेंटेड हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप हुआ, तो अभी हम पेशेंट को क्या बोलेंगे, आप अपना एक टॉफी या कुछ मीठा साथ में रखें, तो अल्टीमेटली आपको क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया नॉर्मल लेवल में मेंटेन हो जाएगा। अब ये ट्रायंगल क्यों समझाया, बिकॉज ये ट्रायंगल अपने को पता होना चाहिए। इस ट्रायंगल का नाम क्या है, विपल्स ट्रायड, विपल्स ट्रायड। तो विपल्स ट्रायड से अगर क्वेश्चन आता है तो अपने को पता होना चाहिए विपल्स ट्रायड में क्या क्या आता है, साइन एंड सिम्टम ऑफ द डायबिटीज,
then documented hypoglycemia, then reversal of the symptom on the correction. Okay, then दो इफेक्ट अपने को पता होना चाहिए. फर्स्ट इफेक्ट मैं यहाँ पे समझाता हूं, सोमोगी इफेक्ट एंड सोमोगी इफेक्ट में क्या रहेगा, 3 to 5 AM पे हमारा हाइपोग्लाइसीमिया तो बिकॉज यहाँ पे नाइट इंसुलिन लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, ड्यू टू दी काउंटर रिएक्शन ऑफ दी हार्मोन्स. ठीक है ना, तो यहाँ पे जो मॉर्निंग टाइम में क्या हो जाएगा, 8 AM पे यहाँ पे क्या डेवलप हो जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया डेवलप हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे क्या डेवलप हो जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया डेवलप हो जाएगा. तो इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, सोमोगी इफेक्ट बोलते हैं. इसी तरीके से जस्ट अपोजिट इसको हम बोलते हैं डाउन्स फिनोमिना. क्या बोलते हैं, डाउन्स फिनोमिना. डाउन फिनोमिना मींस 3 to 5 AM पे अगर किसी पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया है तो वहां पे इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से 8 AM पे क्या मिलेगा हमारे को, वही हाइपरग्लाइसीमिया डेवलपर मिलेगा. तो इस पेशेंट को हम क्या करेंगे एंड इस पेशेंट को हम क्या करेंगे, क्वेश्चन ये पूछा जाता है. तो सोमोगी इफेक्ट पेशेंट में हम क्या करेंगे, सोमोगी इफेक्ट में हम क्या करेंगे, सोमोगी इफेक्ट में हम क्या करेंगे, हमारे को पता है हाइपोग्लाइसीमिया है और नाइट में जो दिया था तो नाइट इंसुलिन ज्यादा हो रहा था. तो हम क्या करेंगे, डिक्रीज दी नाइट dose of insulin, decrease the night dose of the insulin. and Downs phenomena में हम क्या करेंगे, Downs phenomena में increase the night dose of the insulin. ओके, बेसिक फंडा क्लियर रहना चाहिए. ओके, देन थायराइड. अगर थायराइड की बात करें तो थायराइड अपने को पता है हमारा हाइपोथैलेमस हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या सिक्रीट हुआ, TSH. एंड TSH ने किस पे वर्क किया, हमारी थायराइड ग्लैंड पे. थायराइड ग्लैंड से क्या सिक्रीट करेगी, थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है हमारा T4 एंड T4 कन्वर्ट इनटू दी T3. तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि डॉक्टर नीलेश, only 4 minutes left in the session. Pardon? Only 4 minutes left to end the session. Okay. Okay. एक क्वेश्चन हमारे को पता होना चाहिए, वो क्या चीज था कि T4 कहां से सिक्रीट होता है, T4 सिक्रीट होता है हमारे थायराइड ग्लैंड से, बट T3 सिक्रीट नहीं होता है बिकॉज T4 इज इनएक्टिव फॉर्म and T3 is a active form. and इसको T4 को T3 में कन्वर्ट कौन करता है, 5 deiodinase. ओके, और ये कन्वर्ट होने से कौन इनहिबिट कर सकता है, इनहिबिट होने के फैक्टर हमारे को पता होने चाहिए. वो प्रोपेनॉल्स, कई सारी ड्रग्स हैं जिसके अंदर प्रोपेनॉल्स है, डेक्सामेथासोन्स है, इंक्रीज आयोडीन है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं, ये इनहिबिटरी फैक्टर्स हैं. ठीक है, तो ये हमारे को पता होनी चाहिए. और बेसिक चीज जो इस स्लाइड के अंदर मैं बताना चाह रहा हूं वो इंपॉर्टेंट चीज है कि T4 is secreted by the thyroid gland and
पेरिफेरी टिश्यूज पे वर्क कौन करता है? पेरिफेरी टिश्यूज पे वर्क करता है हमारा T3 बिकॉज इट इज ए एक्टिव फॉर्म, इट इज ए एक्टिव फॉर्म। अब जो T3 है वो बाइंड फॉर्म में भी रह सकता है एंड फ्री फॉर्म में भी रह सकता है, T3 हो या T4 हो। तो जो बाउंड फॉर्म है वो क्या रहती है? वो रहती है इनएक्टिव फॉर्म, एंड जो फ्री फॉर्म है वो क्या रहती है? एक्टिव फॉर्म। वो क्या रहती है? एक्टिव फॉर्म। ठीक है, एंड बाउंड किससे करेगा? थायराइड बाउंडिंग ग्लोबुलिन से। ठीक है, तो वो इंक्रीज कब कब हो सकती है? वो प्रेगनेंसी में एंड फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, और इसी केस को हम क्या बोलते हैं? मैटरनल थायराइडिज्म भी बोलते हैं। ओके, एक चार्ट अपने को पता होना चाहिए, वो किसका चार्ट है? हमारे डिफरेंशिएटिंग पॉइंट का है हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म एंड सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म। सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म, तो कौन कौन सी वैल्यूज पता होनी चाहिए? TSH की, T3 की एंड T4 की। ठीक है, तो हाइपो में क्या मिलेगा? इंक्रीज TSH, डिक्रीज T3, डिक्रीज T4। हाइपर में क्या मिलेगा? डेफिनेटली TSH डिक्रीज एंड T3 T4 इंक्रीज। एंड सेकेंडरी की बात करें तो यहाँ पे तीनों वैल्यू क्या होंगी? डिक्रीज मिलेगी। ओके, एंड थैंक यू एवरीवन।